द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत है। आप लोग हमारे साथ सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें 150 प्रश्नों को हम लोग रोज़ाना प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करते हैं। आज भी सेम 150 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को भी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे पहला पोर्शन आपका हिंदी का है, इसमें 20 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। देखिए इसमें पहला और दूसरा प्रश्न जो है आपका वो गद्यांश से लिया गया है। पहले गद्यांश को पढ़ना है पहले नंबर प्रश्न के लिए, और ये गद्यांश है आपका, जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनीति है। यहाँ से स्टार्ट करिए और इसको पूरा स्पष्ट दिख रहा होगा आप लोग को, पूरा पढ़िएगा। मैंने इसको पहले ही पढ़ रखा है, आप लोग भी इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छे, उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि जीवन में बहुत अंधकार है। तो यहाँ पे देखिए शब्द जीवन में जो अंडरलाइन किया गया है नीचे, ये रेखांकित अंश में कौन सा कारक है ये बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, अधिकरण कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक। चलिए जो भी क्वेश्चन के आंसर आप लोग को आ रहा हो वो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका पहला अधिकरण कारक बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ दूसरा प्रश्न लेने से पहले इस गद्यांश को भी आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। साहित्य समाज का दर्पण है, इसका संबंध व्यष्टि से ना होकर समष्टि से है, क्योंकि समाज में तो आचार विचार, वेशभूषा, नीति मर्यादा प्रचलन में होती है। यहाँ से ऐसे ही पढ़िए, मैंने इसको पढ़ रखा है, मैंने पहले ही बता दिया, ये सब हम पढ़ रखे हैं, आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है। बहुत अच्छे, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट नीचे भी जो भी है इसको पढ़िएगा। अभी ये पैराग्राफ पूरा नहीं हुआ है, यहाँ नीचे भी आपको देखिए पैराग्राफ का ही ये पार्ट है, इसको भी पढ़िएगा। बहुत अच्छे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, और वीडियो को आप लोग रोक कर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दूसरा प्रश्न, अमर साहित्य कहलाने का सच्चा हकदार वह साहित्य है जो सार्वकालिक हो, सार्वभौमिक हो, सामाजिक स्पंदित हो या फिर आदर्शोन्मुखी हो। तो यहाँ पे सभी चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि अच्छे से आप लोग गद्यांश को पढ़े होंगे तब आप लोग क्वेश्चन के आंसर को बना पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही, यहाँ पे सामाजिक स्पंदित हो वही सच्चा हकदार है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन होता हुआ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि वाक्य का भेद कौन सा है। जैसे संसार में हर तरह के लोग होते हैं, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा है यानी वाक्य लिखा गया है, संसार में हर तरह के लोग होते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है। जैसे संकेतवाचक, विधिवाचक, विस्मयादिबोधक या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे जो भी प्रश्न है वो ग्रामर से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये माफ़ कीजिएगा, बी जो है यहाँ पे विधिवाचक ये जो है वाक्य है। जैसे संसार में हर तरह के लोग होते हैं, विधिवाचक वाक्य है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है आपका, हंस पद के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले चिन्ह को बताना है। तो हंस पद के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। बहुत अच्छा, जैसे कोई शब्द मान लेते हैं, ये यही लिखा जाए जैसे संसार में हर तरह के फिर होते हैं लिख दिया जाए, लोग ना लिख करके, तो ये छूट जाए तो इसको इस तरह से ये रो का चिन्ह लगाएंगे और इसको ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ये है हंस पद का चिन्ह। क्लियर, तो यहाँ पे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अगला पांचवा प्रश्न है कि मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। तो यहाँ पे ये शब्द जो लिखवाया शब्द है, यहाँ देखिए लिखवाया में कौन से प्रकार की क्रिया है। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है। जहाँ पे लिखवाया, मंगवाया ये सब शब्द आ जाएं वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला है संस्कृति का विशेषण कौन सा शब्द है। तो संस्कृत का जो विशेषण बन जाएगा सांस्कृति है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है वो सांस्कृतिक हो जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पे शुद्ध है। संस्कृत तो सभी लिखा है बट ए ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध हो। ठीक है, तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न 7वें नंबर का है, इसमें लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो देखिए यहाँ पे लड़के शब्द का जिक्र किया गया है और आप लोग को अच्छी तरह से पता है जहाँ पर लड़के शब्द का उपयोग किया जाता है और ये ना बताया जाए कि काला लड़का, गोरा लड़का, सावना लड़का, छोटा लड़का, मोटा लड़का, तो वहाँ पे ये जातिवाचक का
जो है उदाहरण हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जातिवाचक बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, सर्वनामों में कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, अनिश्चयवाचक पूछा गया है। तो देखिए पहला अगर ऑप्शन देखेंगे कुछ, तो कुछ में आपको पता चल रहा है कि कितना, ऐसे तो पता नहीं चल रहा है कि कितना है कितना नहीं, तो यहाँ पे कुछ जो है ये अनिश्चय है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और बाकी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें कंठ ध्वनियों में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कंठ ध्वनियाँ का ऑप्शन कौन सा सही है। क्वेश्चन अच्छा है और ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो सी बिल्कुल का और खा, का ख ग घ ग ये सभी क्या हैं, कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आने वाली ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और 10वें प्रश्न में आपको तपस्विनी शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का क्वेश्चन ये 10 नंबर सही होता है। तपस्विनी का स्त्रीलिंग क्या होगा? वैसे तपस्वी जो है सभी हैं, लेकिन यहाँ पे शुद्ध रूप आपको ढूंढना है। ठीक है, साथ साथ शुद्ध रूप भी यहाँ पे शुद्धिकरण का अगर बात हो जाए, जैसे तपस्वी का स्त्रीलिंग और शुद्धिकरण की बात करते हैं तभी यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसका। लेकिन यहाँ पे सबसे जो स्त्रीलिंग सही है वो बी ऑप्शन तपस्विनी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तपस्या करने वाली स्त्री को ही तपस्विनी कहा जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। घोटक का सही तद्भव शब्द बताना है। तो घोटक का तद्भव बताना है, तो घोटक कैसा शब्द हो गया? तो घोटक कैसा शब्द हो गया बताइए? तो घोटक हो गया आपका तत्सम। तो इसका तद्भव बताना है, तो इसका तद्भव हो जाएगा घोड़ा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, बहुत अच्छे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। सुशिक्षित में उपसर्ग बताना है। शिक्षित के आगे सु जुड़ गया है तो आपका उपसर्ग कौन सा हो गया? बहुत अच्छा, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सु जो है बिल्कुल सही ऑप्शन होता हुआ। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा से दौड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, प्रज्ञा से दौड़ा गया कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पे भाववाच्य है। क्या है? भाववाच्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ हाँ एक बात और, इसमें हम बात करते हैं जैसे प्रज्ञा से दौड़ा गया में भाववाच्य क्यों है? क्योंकि इसमें जो कर्ता है उसकी प्रधानता है, ना कि क्रिया की। ठीक है, इसलिए ये भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होने के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत कौन सा शब्द आता है? और हम हमेशा प्रैक्टिस सेट में जब भी ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो हम हमेशा बताते आए हैं बहुब्रीहि समास में प्रथम पद और उत्तम पद, प्रथम पद और अंतिम पद जो होता है वो दोनों को छोड़कर इसमें तीसरा पद जो अपने आप को मतलब वरीयता देता है वही आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा। वीणा पाणी यानी कि वीणा को बजाने वाली, अर्थात यहाँ पे अलग शब्द इसका निकलेगा, सरस्वती का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तीसरे पद की जो है कह सकते हैं निर्माण हो रहा है। जैसे वीणा है पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात सरस्वती, तो यहाँ पे तीसरा ही शब्द तो निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है जिसमें अलंकार का भेद चयन करना है। जैसे ये सेंटेंस लिखा गया है, वाक्य है यहाँ पे, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ पे आपको इसका अलंकार बताना है। यमक है, रूपक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको हम बता दें कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे श्लेष सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, श्लेष अलंकार बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बलराम मतलब बैल होता है और यहाँ पे वहीं पे बहन गाय, जिसको राधा और पुत्री जैसे कह सकते हैं हम, इसका अगर अनुवाद करें तो वृषभानु की पुत्री राधा और बैल की बहन गाय, हलधर का अर्थ है बलराम। ठीक है, तो यहाँ पे बैल जो है इसका बलराम का अर्थ मतलब बैल से किया गया है, बट लेकिन यहाँ पे ये जो ऑप्शन सही होगा वो सी, श्लेष बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और श्लेष का ऑप्शन है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ यानी चिपके हुए जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, जिसका कोई आश्रय ना हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। और ऑप्शन नंबर इसका पहला बिल्कुल निराश्रय बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका कोई आश्रय नहीं होता है वो निराश्रय होता है। और जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता हो उसको पराश्रित
कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता है उसको प्राश्रित कहते हैं, उच्च विचारों वालों को सदाशय कहते हैं, और वहीं पे किसी पर निर्भर जो रहता है उसको आश्रित कहा जाता है। ठीक है, मैंने सभी ऑप्शन का डेरिवेशन आपको एक शब्दों में जो बनते हैं सेंटेंस को बता दिया है। अगला प्रश्न है 17 नंबर का। इसमें लिखा गया है कि, पूछा गया है कि किसके उसके नीचे मतलब किस शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों का सही विलोम शब्द बताना है। यानी कि यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है ये, इसका विलोम शब्द क्या होगा, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका विलोम शब्द डी बिल्कुल तिरोभाव हो जाएगा। कौन सा, डी बिल्कुल तिरोभाव ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण का, ये तो भी बहुत ही इजी प्रश्न है, और करुण का स्थायी भाव शोक होता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ हम लोग बढ़ेंगे 19 नंबर पे। और 19 नंबर का प्रश्न है आपका, 1 मिनट, क्या हो गया भाई, चलिए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। इसमें सेंटेंस, एक कविता का एक सेंटेंस मतलब एक लाइन लिखी गई है यहाँ पे, प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नौ। ये पंक्ति जो कविता से लिया गया है, इसके लेखक कौन है ये पूछा गया है इसमें। चलिए देखते हैं, जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो कौन सा सही होगा, बहुत अच्छा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से ये पंक्ति संबंध रखता है। ये कविता जो है, कविता की लाइन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, जिसमें एक रचना है, माफ़ कीजिए, ये जो ऑप्शन के रूप में है ये सभी रचनाएं हैं। इसमें महादेवी वर्मा का कौन सा रचना जो है नहीं है ये पूछा गया है। जैसे यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार, नीरजा, इसमें कौन सा महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो ये आंगन के पार द्वार जो है ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। बाकी यामा, दीपशिखा और नीरजा ये सभी इन्हीं की है। और बात करते हैं है किसकी है, तो सच्चिदानंद से हीरानंद वात्सल्य आज्ञे जिनको कहा जाता है, वो आंगन के पार उन्हीं की रचना है। यहाँ पे 20 प्रश्न हम लोग हिंदी के कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं इंग्लिश के पोर्शन की तरफ। और पहला इसमें यानी 21 नंबर का प्रश्न ये कंप्रीहेंशन पोस्टी से लिया गया है। इस पेटी को आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है, केयरफुली। और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। उम्मीद है दिख भी रहा होगा आप लोग को। चलिए, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़ पाए वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जॉब इन द पोएम यूज्ड एज, तो जो जॉब शब्द लिखा है ये किस प्रकार का शब्द है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या जेरंड है। तो यहाँ पे ये नाउन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है सुइटेबल कंजक्शन, यानी सुइटेबल कंजक्शन जो भी है ऑप्शन में खाली स्थानों में उसी को फिल करना है। एंड, और, बट, येट। तो यहाँ पे देखते हैं आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम, उसके बाद फिर स्पेस है, और इस स्पेस में 22 नंबर में आपको और भरना है, और रिटर्न टू हिम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। और इसी के साथ अगला प्रश्न भी आपके, अगर एक बात और यहाँ पे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 23 नंबर पे चलते हैं। 23 नंबर में आपको ये सेंटेंस जो लिखा गया है, इस सेंटेंस में ये शब्द जो WE लिखा गया है, ये सेंटेंस में ये किसका पार्ट है, ये सब्जेक्ट का पार्ट है या प्रेडिकेट का पार्ट है, ये बताना है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होता हुआ। और अगला प्रश्न है अकम्प्लिश, इसका मीनिंग क्या होगा। और इसकी मीनिंग की बात करते हैं। अकम्प्लिश का अर्थ जो सही होता है वो सह अपराधी होता है। क्या होता है, सह अपराधी। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर एसोसिएट इन क्राइम, तो सह अपराधी का ऑप्शन क्या होगा, एसोसिएट इन क्राइम। ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है, स्क्रीन पर देखिए, और यहाँ पे आर्टिकल कौन सा भरा जाएगा। वैसे प्रोनाउंसिएशन पे HE की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन जो आपका हो रहा है वो ए से, यानी वावेल जो है आ रहा है ना, तो N हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है 26 नंबर का, ये भी कंप्रीहेंशन से पैसेज है। पैसेज को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, ज़्यादा बड़ा पैसेज नहीं है, 4 लाइन की पैसेज है, इसको पढ़ लीजिए। और 26 नंबर का प्रश्न भी है, तो यहाँ पे ये जो शब्द लिखा गया है इसका सेम मीनिंग आपको इस ऑप्शन में बताना है, कौन सी सेम मीनिंग इसकी होगी। और यहाँ पे इसका अर्थ होगा एकाग्रता। क्या होता है, एकाग्रता। एकाग्रता का सही मीनिंग बताना है ना, सिनोनिम बताना है आपको।
तो यहाँ पे पहला एनाग्जिटी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे मैस्कुलिन स्त्रीलिंग बताना है इस शब्द का, तो यहाँ पे एबॉट ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। खाली स्थानों में सही ऑप्शन को चूज करना है, तो पहला ही भर दिया जाएगा। यहाँ पे फॉर भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? फॉर भरा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। सेंटेंस है दे हैव नॉट स्टैम्प्ड द लेटर। तो यहाँ पे इसको पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड लिखेंगे और यहाँ पे ये बन जाएगा आपका सी ऑप्शन, द लेटर हैज़ नॉट बीन स्टैम्प्ड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न तीसरा, मेंशन द कंप्लीट सुइटेबल सफिक्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे जो शब्द नीचे दिए गए हैं तीनों मीनिंग्स, माफ कीजिए मीनिंग है, होप है, होम है, इसमें आपको सही सफिक्स फिल करना है। सफिक्स का तात्पर्य होता है कि इसके पीछे लगा दिया जाए। प्रीफिक्स पहले लगाया जाता है, सफिक्स को बाद में लगाया जाता है। जैसे मीनिंग में फुल लगा देंगे तो मीनिंग फुल हो जाएगा, माफ़ कीजिए फुल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे फुल नहीं लेस लगाएंगे। मीनिंग में लेस लगा देंगे तो मीनिंग लेस हो जाएगा, और होप में लगा देंगे तो होपलेस हो जाएगा, और होम में लगा देंगे तो होमलेस हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होता हुआ। नेक्स्ट संस्कृत का प्रश्न है, और संस्कृत के भी 10 प्रश्न हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आप लोग को पहले बता दे रहे हैं कि इसके ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग इसको क्वेश्चन को पढ़िएगा और देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होता है। आपने आंसर के साथ हमारे आंसर को मिलान करते रहिएगा, ठीक है। 31 नंबर का प्रश्न जो भी है वो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे समास पूछा गया था और अनंता का, तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। और उसी के साथ 32 नंबर का प्रश्न भी आ गया है। इसमें राम शब्द जो लिखा है, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ में राम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम ही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को देने का प्रयास करते रहें। इससे कमेंट बॉक्स में जब आप लोग आंसर को लिखते हैं तो वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लंबे समय तक आपके माइंड में सेट रहता है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप केवल क्वेश्चन के नंबर को लिखें, उसके बाद ABCD लिख दिया करेंगे, हम लोग जान जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, संस्कृत पद में विसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा विसर्ग है? माफ़ कीजिए, विसर्ग नहीं है भाई, उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग कौन सा लगा है? तो संस्कृत में हमेशा सभी को पता है, तो इसमें कौन सा सम लगता है ना, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, सम प्लस कृति, तो संस्कृति ऐसे ही बन जाती है। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है इको यणचि, ये एक फार्मूला है, ठीक है। किसका फार्मूला है? तो यहाँ पे यण संधि, माफ़ कीजिए यण मैंने बता ही दिया, यहाँ पे जो संधि है उसमें जो संधि के अंतर्गत आती है एक फार्मूला इको यणचि, ये सूत्र किस संधि का विधान है? तो यण संधि का है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला शवः अव्यय का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे इसका जो अर्थ होगा, सटीक और सही अर्थ, वो आपका आने वाला कल होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ 36 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे च छ ज झ य का उच्चारण स्थान पूछा गया है। और अभी संभवतः हिंदी के पोर्शन में हम लोग कंठ तालु के उच्चारण स्थान को देखे थे, और इसमें संस्कृत में च वर्ग का आया है, उसमें का वर्ग का था, ठीक है। तो वो कंठ का था और इसमें तालु का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए 36 नंबर पे चलते हैं। ये सेंटेंस लिखा गया है, ये सेंटेंस की युक्ति जो लिखी गई है वाक्य, ये किस किताब मतलब किस से लिया गया है? मेघदूतम, शिशुपाल वधम, कुमार संभवम, जानकी हरण से। तो यहाँ पे ये शिशुपाल वधम से लिया गया है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपका ये जो लिखा गया है वाक्य, इसमें पंचमी विभक्ति किस सूत्र के आधार पर हुई है? तो ये जो है डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? इसमें डी ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे पंचमी विभक्ति इसमें हुई है। और इसी के साथ निंदा पद में विलोम, निंदा पद का विलोम क्या होगा? तो निंदा का विलोम क्या होता है? स्तुत होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा।
जस्तुतः बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है, सेंटेंस को अच्छी तरह से आप लोग को पढ़ना है 40 नंबर में। और यहाँ पे इसका प्रश्न ये लिखा गया है, ये क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन ऐसे लिख देते तो सही रहता, बट यहाँ पे आप लोग को बताना है इसका उपयुक्त शीर्षक क्या है। बस ये जो गद्यांश ऊपर लिखा गया है जो पढ़ रहे हैं, इसका उपयुक्त शीर्षक कौन है, मतलब कौन सा है। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे, शिक्षायाम महत्वम बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन आपका विज्ञान से है। विज्ञान में यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। 10 प्रश्न विज्ञान के भी हम लोग फटाफट कवर करेंगे। चलिए देखते हैं यूरिया का रासायनिक सूत्र कौन सा इसमें सही है। वैसे यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप से लिख दिया गया है। अगर NH2CO NH2 इस प्रकार से लिखा होता तो संभवतः आप लोग पकड़ लिए होते, आंसर को मार दिए होते, बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को बता दें कि यहाँ पे अगर इस टाइप से लिखा है, डी ऑप्शन देख रहे हैं, इस टाइप से लिखा है तो यहाँ 2 लगा है ना, तो ये 2 जगहों पे इसको रखा जा सकता है। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। यूरिया का ये रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया। जो पानी की टरबाइन होती है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो ये जो है बेनोइट फोर्निरोन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, हाँ डी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये इन्हीं के द्वारा 1942 में जो प्रथम परमाणु भट्टी बनाई गई थी उसके माध्यम से किया गया था। एक मिनट नहीं, ये 1834 में इसका आविष्कार किया गया था, ये जो है इसका पानी के टरबाइन का। और उसी के चलते अगले 1942 में जो पहली परमाणु भट्टी बनाई गई थी, वो पहली परमाणु भट्टी 1942 को बनाई गई थी। और इसका आविष्कार, पानी के टरबाइन का आविष्कार जो है 1834 में किया गया था। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, 1834 में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न है, किसी लहर की, फिर स्पेस है, उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र के ऊर्जा में जो ऊर्जा के हस्तांतरण की दर होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, तीव्रता। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं। अस्थायी है, त्वचीय है, या फिर मेरिस्टेमेटिक है, प्रौढ़ है। तो यहाँ पे इसका 44 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरिस्टेमेटिक बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक की बोतलें हैं वो एक बहुलक की बनी होती हैं जिसे PET कहा जाता है। बिल्कुल सही। और उसी के बाद PET का विस्तार रूप बताना है यहाँ पे। 45 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे पॉलीएथिलीन टेरिप्थेलेट है, इसी का ये पूरा नाम है, यानी पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। और इसके फार्मूले की बात करते हैं तो इसका फार्मूला C10 लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, C10H8O4 का जो है यन लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये बहुलक का बन जाता है फार्मूला। और उसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, FM रेडियो का आविष्कार किसने किया था। FM रेडियो आप लोग सुनते होंगे, तो इसका आविष्कार किसने किया था। 46 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, एडविन हावर्ड आर्मिंगस्टान के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार किसके संदर्भ में अंतरिक्ष में जो मैक्सिमा है और मिनिमा है, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमा और मिनिमा जो है उसके क्षेत्रों का उत्पादन करने के लिए 2 या 2 से अधिक सुसंगत तरंगों के एक दूसरे के ऊपर रखने से जो होता है उसे क्या कहा जाता है। हस्तक्षेप, शोधन, तीव्रता या विवर्तन कहते हैं उसको। यहाँ पे ऑप्शन इसका बी, शोधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शोधन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं सही है, हस्तक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, हस्तक्षेप कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे से वो अलग हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे हस्तक्षेप बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे गलती से शोधन लग गया था, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है।
सबसे बड़ा दुनिया का जो खिलने वाला फूल है वो कौन सा है? तो रिफ्लेक्सिया अर्नोल्डी उसका नाम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। आप लोग उसको रिफ्लेक्सिया के नाम से भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस सीमेंट के जमने की दर को, कौन सा है जो सीमेंट की दर को जमने की दर को घटाता है? एल्यूमिना है, सिलिका है, जिप्सम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जमने की दर का तात्पर्य है कि सीमेंट को लंबे समय तक जो रखने में मदद करता है उसका क्या नाम है? तो यहाँ पे जिप्सम है। क्या है? जिप्सम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, यदि सीमेंट में जिप्सम को नहीं मिलाया जाएगा तो सीमेंट क्या हो जाएगी? जल्दी जम जाएगी। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। अगला है, जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भोजन को तैयार करते हैं स्वतः और किसका प्रयोग करके? प्रकाश का प्रयोग करके। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, उनको स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपोषी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और सर्वाहारी तो जो सभी भोजन को ग्रहण करते हैं, चाहे मांस हो या शाक हो, सभी को जो ग्रहण करते हैं खाने वाले को सर्वाहारी कहा जाता है। क्लियर? अगला जो है ये गणित का पोर्शन है। गणित का पोर्शन का आपका वीडियो अलग से 20 क्वेश्चनों का मिल ही रहा है, और नहीं आप लोग पा रहे हैं तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे इसका क्लासें चल रही हैं। ठीक, वहाँ से इसको देख लिया करेंगे। यदि खुद लगाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। वहाँ से इसका PDF सेम आपको 150 प्रश्नों का PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों पर। इसमें भी 10 प्रश्न कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन इसका यानी 71 नंबर का, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? क्वेश्चन अच्छा है और आप लोग को बताना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा लगभग पूछा जाने वाला प्रश्न है, आपकी परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। यहाँ पे पहला ही चंदेल शासकों के द्वारा जो है ये खजुराहो का स्मारक समूह बनवाया गया था। ये बिल्कुल सही होने के साथ अगला, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि बहुत ही चुनिंदा और अच्छे प्रश्नों को हम लोग लेकर आए हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही है वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है गणेश महोत्सव का प्रारंभ किया गया था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और इन्हीं यानी लोकमान्य तिलक को ही अशांति का जनक के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न, हाँ एक बात और बता दें, इसकी यानी कि गणेश महोत्सव का जो प्रारंभ हुआ था वो 1893 में इसका प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? लोकमान्य तिलक के द्वारा, जिनको अशांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्पेस है यानी कि कौन सी बेरोजगारी है जो लोगों द्वारा एक काम से दूसरे काम में जाने की प्रक्रिया में होने की वजह से किसी की अर्थव्यवस्था में कोई मौजूद नहीं होती है, अर्थव्यवस्था में मौजूद नहीं होती है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है, तो उसको प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे क्या है? प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के जो पूर्वी और पश्चिमी तट हैं उनमें पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पे जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनको लेटराइट मिट्टी के नाम से, उनका मतलब लेटराइट मिट्टी पाई जाती हैं, उनको लेटराइट के नाम से जाना जाता है। और सामान्यतः यह उष्ण आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा, लेटराइट। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? तो ये अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार में स्थित है, सभी को पता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और इसका जो है निर्माण, अलाई दरवाजे का निर्माण जो है 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना NGO जो अंतरिक्ष संरक्षण अनुसंधान है वो कौन सा है? तो ये जो आपका है वो ऑप्शन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि कौन से भारतीय संसद के घटक हैं? संसद के घटक के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, संसद के 3 पार्ट होते हैं, मतलब 3 भाग होते हैं। पहला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पे देखिए, पहला राष्ट्रपति है, दूसरा राज्यसभा है, तीसरा लोकसभा है। तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन हैं? चलिए देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है और सही ऑप्शन बिल्कुल होगा।
78 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक जो हैं उनको बताना है। यानी कि भूमि के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर जो दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं उनके बारे में यानी उनके नाम को बताना है। तो उसको आर्सेनिक कहा जाता है। आर्सेनिक सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और आप लोग को कमेंट करके बताना है आर्सेनिक की मात्रा जब मिल जाती है जल में तो कौन सी जो है बीमारी होती है उससे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? जैसे एक तरफ गर्म जल स्रोत है और दूसरी तरफ अवस्थित है। तो यहाँ पे आपका जो ज्वालामुखी ये है जम्मू कश्मीर, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है, यानी बी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान जो सागर है यानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर। पोर्ट ब्लेयर को क्या है? तो ये जो अंडमान निकोबार है इसकी जो है राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है ये। और ये एशिया दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कह सकते हैं हम किसको? बैरन द्वीप ज्वालामुखी को। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्थित है और इसका उद्गम 1787 से ही हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ना कि ज्वालामुखी। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु किस इकाई का प्रयोग करते हैं? ध्वनि प्रदूषण को किससे मापते हैं? तो डेसिबल से मापते हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये जी प्रश्न बच्चों वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं, शिक्षण कौशल का है। इसमें 81 से लेकर के 90 नंबर प्रश्न तक 10 प्रश्नों को कवर करना है। तो यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है, शिक्षकों को शिक्षण विधियों किस शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए? चलिए ऑप्शन में लिखिए और बताइए ऑप्शन कौन सा इसका सही होता है। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, वर्णनात्मक विधि को जो है शिक्षकों को अभ्यास में लाना चाहिए। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति कौन सी है? तो यहाँ पे डी, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न पत्र पद्धति है ये बिल्कुल सबसे अधिक प्रभावी और मूल्यांकन पद्धति है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पे जो है ये जो धैर्यशील कम होना ये बिल्कुल एक समावेशी कक्षा के लिए यानी शिक्षकों को तैनात करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि धैर्यशीलता कम होना ही नहीं चाहिए, यानी धैर्य बनाए रखना चाहिए। ठीक, ये इसीलिए ये बिल्कुल नहीं फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे व्यवहारिक व सामाजिक क्रियाओं की महत्व जो संपूर्ण भागीदारी है तो होना ही चाहिए। समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क करना चाहिए और निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग करना चाहिए। ये सभी ऑप्शन सही है, बट डी ऑप्शन जो है ये गलत है, इसलिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे नहीं पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? विद्यालय का मुख्य कार्य कौन सा इसमें नहीं है? देखते हैं, ऑप्शन को पढ़िए। थोड़ा लंबा लंबा ऑप्शन है, बड़े बड़े ऑप्शन हैं, इसलिए आप लोग पढ़िए। हम इसके ऑप्शन को बताते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो विद्यालय जातिगत, ध्यान दीजिएगा जातिगत आ गया ना, इसलिए ये बिल्कुल नहीं होगा इसका मुख्य कार्य। जो विद्यालय जातिगत के कारण विद्यार्थियों को बुरी भावना का विकास करते हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है, इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय क्या है? प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय का तात्पर्य यह है कि इसमें कितनी साल से या कितनी उम्र से लेकर कितनी उम्र तक बच्चे होते हैं। तो यहाँ से 5 से 7 वर्ष तक इसका अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। प्राथमिक शिक्षा का प्यार यही है। अगला प्रश्न है, पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है? ये शब्द है व्यापक मूल्यांकन, इसका तात्पर्य बताना है। तो यहाँ पे व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है कि विद्यार्थियों की जो समृद्धि के शैक्षणिक व शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन है, ये बिल्कुल सही है। इसी को व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो आचार्य नरेंद्र देव की जो कमेटी गठित हुई थी उसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1953, 1954, 1952 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला ही बिल्कुल सही, 1953 में इसको प्रस्तुत किया गया था। और इसी के साथ नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? यानी प्रोजेक्ट शिक्षण विधि को किसके द्वारा दिया गया था या प्रतिपादित किया गया था? तो जॉन डीवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। तो ये जो सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है वो शिक्षण केंद्रित जो आपकी है वो बिल्कुल, एक मिनट, हाँ ठीक है,
एक मिनट, शिक्षण केंद्रित, ये बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आमने सामने अंतःक्रिया और व्यक्तिगत जवाबदेही कार्यों पर जोर। तो यहाँ पे शिक्षण केंद्रित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे बच्चा क्या सीखा है ये जानना, और बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को भी जानना, और बच्चे के उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, ये सभी इसके उद्देश्य होते हैं मूल्यांकन के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ बाल मनोविज्ञान के भी प्रश्न यहाँ पे 10 प्रश्नों को कवर करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं बचपन का जो सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है वो क्या है। तो बचपन की बात करें तो बचपन होता है वो बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, मतलब कुछ विद्यार्थी जो है वो अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बैठ के इधर उधर कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। यदि आप एक शिक्षक के रूप में कार्य देख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें उनको बताइए। जब बताएंगे तो उनका मन जो है पढ़ाई में लगेगा। डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और अगला प्रश्न है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र, तो यहाँ पे बात करते हैं जीन पियाजे और वाइगोस्की के। तो यहाँ पे किसी बच्चे के जो संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए जो उत्तरदायी होगा, यही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बाल विकास की परिभाषा का ये बिल्कुल सही क्षेत्र है। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, तत्परता का नियम किसने दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तत्परता का नियम किसके द्वारा दिया गया है, ये तो सभी को पता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल थार्नडाइक। ठीक है, अधिगम का सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को करना चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। तो किसमें शामिल करना चाहिए या शामिल करने से क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखेगा या रखता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा इसका। क्लियर। इसी के साथ नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो क्या हैं। तो यहाँ पे जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं, यही आपका प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छी शैक्षिक कार्यक्रम होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे आप लोग देखते चलिए, जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन भरा लगे, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप उसके जो है क्लियरेशन कर सकते हैं, मतलब क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है का प्रतिपादक है वो कौन है। थार्नडाइक, पावलोव और कोहलबर्ग या स्किनर। तो यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग है। अगर यहाँ पे आपको दिया होता शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत तो आप लोग पावलोव पर बिल्कुल सही लगाते और बी ऑप्शन बिल्कुल सही कर देते। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इसका। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार में सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। तो ये कौन सा सिद्धांत दर्शाता है। जानिएगा, क्वेश्चन लंबा चौड़ा है बट इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, यदि आप लोग क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप यहाँ पे ऑपरेंट्स अनुबंधन बिल्कुल सही ऑप्शन लगा देंगे। ये बिल्कुल सही ऑप्शन ऑपरेंट बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसका अगर बात करें इसको और क्या कहा जाता है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। और ये जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इसको स्किनर के द्वारा दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए, यहाँ से अगर आप लोग इसको देखे होंगे तब आप तुरंत समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। तो वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की जो विशेषता नहीं है वो विशेषता सामाजिक रूप से
मतलब वो विशेषता कौन सी नहीं है इसमें, ये पूछा गया है। और यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, नियमित स्वास्थ्य जो है संबंधी देखभाल नहीं मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। और अगला पोर्शन आपका यानी 101 नंबर से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, किस समिति से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो राज्यसभा से किस समिति का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो यहाँ पे प्रकलन समिति बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? तो सी ऑप्शन सही होने के साथ हम लोग बढ़ेंगे 102 नंबर प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में जो असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला नागरिक पुरस्कार है? ये बताना है। पद्म भूषण, परमवीर चक्र, परम विभूषण, भारत रत्न। तो यहाँ पे आपका पद्म विभूषण है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यह जो है 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सभी करंट अफेयर जो आपको यहाँ पे मिलेंगे एकदम बिल्कुल अपडेटेड मिलेंगे 2022 के ही, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राफेल नडाल के द्वारा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष एकल जीता गया है। नेक्स्ट है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यंग गर्ल्स किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है? यहाँ पे अमृता शेरगिल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अमृता शेरगिल ने 1932 में यंग गर्ल्स नामक एक पेंटिंग का निर्माण किया था। इस चित्र में अमृता शेरगिल की बहन इंदिरा का भी चित्रांकन किया गया था, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका अगला प्रश्न जो है वो कैप्टन मनोज कुमार पांडे को किस युद्ध में उनकी शहादत के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे जो हैं इन्होंने 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें इनको जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं और इस कथन में आपको कौन सा सही नहीं है ये ढूंढना है। चलिए इसको पढ़िएगा, हम ऑप्शन को बताएंगे। तो यहाँ पे तीसरा यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक LK आडवाणी हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, बाकी सभी सही है। यानी ये वाला पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। और यहाँ पे सही नहीं है ये पूछा गया था, ठीक। तो यहाँ पे पहला ही बिल्कुल सही है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा में जीवन भर योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सालाना दिए जाने वाला सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? क्वेश्चन अच्छा है। और इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन आपका अशोक चक्र, माफ कीजिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो भारतीय सिनेमा के लिए दिया जाता है। और आप लोग को कमेंट करके बताना है इस वर्ष इसको किसे दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर भी आपके 3 कथन दिए गए हैं और कौन सा सही कथन है ये बताना है। 1 2 3 है। चलिए देखते हैं कौन सा सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे उपन्यास एयर जो लिखा गया है ये जॉयफ रायमन के द्वारा लिखा गया है, ये बिल्कुल सही है। उपन्यास यूलिसीज ये जेम्स जॉयस के द्वारा लिखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। उपन्यास द ग्रेट गैट्सबी के लेखक जो हैं वो स्कॉट फिट जगेराल्ड हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे अमजद अली खान जो हैं वो तबला वादक हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये युग्म सही नहीं है। यहाँ पे उस्ताद अमजद अली खान की बात करते हैं तो ये एक तबला वादक नहीं है, ये एक क्या है? सरोद वादक है। क्या है? सरोद वादक है, इसलिए ये बिल्कुल गलत है और यही सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत युग्म ढूंढना था। ये बिल्कुल सही ऑप्शन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई हैं, हेमा मालिनी भरतनाट्यम है, शंभू महाराज कथक हैं। नेक्स्ट है, BC राय पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है?
माफ़ कीजिए पुस्तक नहीं भाई, BC राय पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है और इसका ऑप्शन सी बिल्कुल चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट के रूप में रखिएगा। एक मिनट, क्या करें भाई, यहाँ पे इसको आप लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट के रूप में रखिएगा। ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है, आप लोग को पता नहीं होता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे परमवीर चक्र है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, परमवीर चक्र ही जो है वीरता पुरस्कार, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट, लाल मिट्टी पाई जाती है किस जनपद में? तो लाल मिट्टी जो पाई जाती है वो भारत में अच्छा यहाँ पे भारत नहीं, ये अपने यूपी के बारे में पूछा गया है, यूपी का जनपद पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है मिर्ज़ापुर और झांसी जनपद बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मिर्ज़ापुर और झांसी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, एक सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे कूटनीति के प्रश्न भी दिए गए हैं। यहाँ पे देखिएगा इसके ऑप्शन कौन से सही होंगे। एक तरफ अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य हैं, जैसे गर्म पानी। अच्छा ये क्या है, गर्म पानी, ये तो अभ्यारण्य का नाम है क्या? नामदफा तो सभी को पता है, अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। क्यों? अच्छा एक मिनट, इसको मिलान कर दिए। गर्म पानी असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश और पाखल आंध्र प्रदेश और सरिस्का राजस्थान, ये तो सभी एक दूसरे से सम्मिलित हैं। तो 1 2 3 4 देखिए, ये सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। कौन सा? सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। एक दो तीन, नहीं बिल्कुल गलत कर देंगे हम लोग। ABCD, एक दो तीन चार, ये ऑप्शन में ही नहीं मिला भाई। देखते हैं, देखिए ये गर्म पानी जो है असम से संबंधित है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, पाखल आंध्र प्रदेश से संबंधित है और सरिस्का राजस्थान से संबंधित है। इसको ऐसा करिए, इसको आप लोग एक ऑप्शन ई बना लीजिए और यहाँ पे 1 2 3 4 लिख लीजिए, ठीक, और इसी को सही कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका है 12 जनवरी 2022 को माफ़ कीजिए 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो किसे नियुक्त किया गया है? 12 जनवरी 2022 में नियुक्त किया गया है और इनका नाम जो है वो डॉक्टर एस सोमनाथ है। क्या नाम है? डॉक्टर एस सोमनाथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा और ये वर्तमान में इस समय अध्यक्ष पद पर नियुक्त हैं। नेक्स्ट है कोलट्टम और छोलिया नृत्य शैली किन दो राज्यों से संबंधित है? ये भी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे एक आंध्र प्रदेश है और दूसरा जो छोलिया है ये उत्तराखंड से है। तो यहाँ पे कोलट्टम जो है ये आंध्र प्रदेश है। सी ऑप्शन बिल्कुल। एक मिनट नहीं, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड कहाँ है भाई? लो ये भी गलत। आंध्र प्रदेश तो छोलिया है और कोलट्टम आंध्र प्रदेश का नहीं, तमिलनाडु का है। यहाँ बी बिल्कुल सही होगा। कौन सा सही है? बी बिल्कुल सही है। इसको मिलान कर लीजिएगा या कमेंट करके आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे कौन सा सही होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा संदिग्ध रखिएगा, यदि सही है तो ठीक है, अन्यथा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? ब्लेड रनर, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिस्टोरियस जो है, ये रियस बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, तमिलनाडु की राजधानी काठमांडू, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है भारतीय जो भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है वो कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो ये 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 22 भाषाएं आपके संवैधानिक जो हैं वो हैं, एक जो है आपका और 2 अलग से हैं, ठीक है। एक राजस्थानी है और दूसरा अंग्रेजी है, ये 2 जुड़ जाते हैं तो 24 भाषाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार है वो किसके लिए दिया जाता है? क्वेश्चन अच्छा है और ये ऑप्शन आपका इसका डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जो है इसके लिए दिया जाता है।
नेक्स्ट है किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। सबरीमाला जो मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये पेरियार एक टाइगर अभ्यारण्य है, उसी के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है, हिंदू मंदिर है ये। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, तो यहाँ पे गोल्डन पांडा पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है, तो विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित कौन सा है, एनएचपीसी डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1975 में होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल का नाम SHFJ मानेकशा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको NDB के नाम से जाना जाता है शॉर्टकट में, उसका मुख्यालय कहाँ है। NDB का मुख्यालय, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ऑप्शन पहला बिल्कुल संघाई में है। कहाँ पे, संघाई में। नेक्स्ट भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ऑप्शन सी लक्षद्वीप। सबसे बड़ा कौन सा है, चलिए कमेंट करके आप लोग को बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। रघुवीर चौधरी को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इनको जो है गुजराती भाषा के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है, तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर लेह लद्दाख की राजधानी लेह है, वहीं पे स्थित है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होता हुआ। और इसी के साथ बगदाद की राजधानी बताना है, माफ़ कीजिए, बगदाद जो है वो किसकी राजधानी है, तो ये इराक की राजधानी है बगदाद। ये बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ये भी अच्छा प्रश्न। ये बिल्कुल ब्यूनस आयर्स जो है ये अर्जेंटीना की राजधानी है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला जो है वो तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग का प्रश्न है। 5 प्रश्न यहाँ पे हैं, इसको हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ये भी हमारे सर के द्वारा ही बताया जा रहा है, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया, ये भी अच्छा प्रश्न। एंजल बर्ट के द्वारा, डगलस एंजल बर्ट के द्वारा इसको जो है बनाया गया है पहला कंप्यूटर माउस, ये ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं जिसमें कहा गया है कि बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या की जो चेक होती हैं उसको तेज निस्तारण के लिए यानी तेज चेकिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो MICR होता है, आप लोग एक जानते होंगे, ये एक कोड होती है, उसके माध्यम से किया जाता है MICR। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण कौन सा है, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन कीबोर्ड बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कीबोर्ड का प्रकार कौन सा है, यहाँ पे कीबोर्ड का प्रकार बताना है। तो यहाँ पे कीबोर्ड सीरियल कीबोर्ड होता है और एक पैरेलल होता है, कौन सा, तो यहाँ पे दोनों होता है, सीरियल भी होता है और पैरेलल भी होता है, इसलिए ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। कीबोर्ड के दोनों प्रकार हैं, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला है आउटपुट क्या होता है। आउटपुट वो होता है जो हम कंप्यूटर में किसी चीज़ को प्रिंट करके बाहर ले लेते हैं, उसी को आउटपुट कहा जाता है, तो वो हार्डवेयर के रूप में होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल, जो प्रोसेसर यूजर को दे देता है, यानी कि मैंने पहले ही बताया प्रिंट करके लेते हैं यानी दे देता है, प्रोसेसर यूजर को दे देता है, वही आपका आउटपुट होता है। यहाँ पे लैंग्वेज को समझना है बस। बाकी अगला जीवन कौशल प्रबंधन एवं व्यक्ति के भी प्रश्न हैं, यहाँ पे इसके भी 10 प्रश्नों को कवर करते हैं फटाफट। तो चलिए देखते हैं पुरस्कार एवं दंड क्या होता है। तो पुरस्कार और दंड जो होता है वो कृत्रिम प्रेरक है। क्या है, कृत्रिम प्रेरक है। यहीं पे अगर आपको बात करते हैं प्राकृतिक की, तो नींद, भूख और प्यास ये सभी जो हैं ये आपके क्या हैं, प्राकृतिक प्रेरण होते हैं। अगला प्रश्न है संविधान में समता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 से लेकर के 18 तक जो है आपका ये समता का अधिकार के अनुच्छेद में आता है। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है बच्चों को सीखने हेतु जो अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए वो किस प्रकार से देना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर इसका
तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? तो सी बिल्कुल। सीखने हेतु जो उचित स्थिति और वातावरण हो उसका सृजन करना चाहिए एक अध्यापक को, इसलिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और कक्षा में प्रगतिशील नहीं, बिल्कुल नहीं ये होना चाहिए, सी बिल्कुल सही है इसका। और अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे? बिल्कुल नहीं। उससे डांटेंगे? बिल्कुल नहीं। उससे बातचीत करेंगे? उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो यहाँ पे उससे बातचीत करेंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। बच्चे से बातचीत करके जो है उसका उचित परामर्श देकर उसकी समस्या को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होता हुआ। अगला प्रश्न है कि छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि कौन सी है? तो प्रेरित करने की जो सबसे सही विधि है उसकी प्रशंसा कर दी जाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, बच्चों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के प्रति किसका सबसे अधिक अभाव होता है? स्नेह का, क्रोध का, दोषारोपण का, घृणा का। तो यहाँ पे आपका दोषारोपण बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? कौन सा सही होगा? एक मिनट माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे घृणा सही है। 146 का जो जैसे स्कूलों में अधिकतर क्या होते हैं, शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए घृणा के भाव का सबसे अधिक अभाव होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। छात्रों के प्रति किसका सबसे अधिक अभाव पाया जाता है? तो घृणा का अभाव पाया जाता है, ठीक, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दंड देने से पहले किस विषय में सोचना चाहिए? तो सी ऑप्शन यहाँ पे अपराध की मात्रा क्या है और अपराध का कारण क्या है, ये दोनों सोचना चाहिए। सी बिल्कुल सही ऑप्शन, इसलिए आप इसी हिसाब से उसको दंड देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों को सीखने या सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी उन्हें किस प्रकार से दी जानी चाहिए? देखते हैं ऑप्शन इसके। तो यहाँ पे कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, यानी बराबर उसको दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, मैस्लो के अनुसार आत्म वास्तविकता प्रवृत्ति कौन सी है? यहाँ पे ग्रोथ प्रेरणा है। क्या है? ग्रोथ प्रेरणा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट और अगला प्रश्न, इस प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी प्रश्न है। यहाँ पे जीवन कौशल की विशेषता क्या है? विश्लेषणात्मक सोच है, आत्म जागरूकता है, रचनात्मक सोच है, या ये सभी हैं? तो यहाँ पे ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका निर्णय लेना भी सही होगा, विवेचनात्मक चिंतन भी सही होगा, ये सभी इसमें सही होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और यदि मैथ के प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो 130 प्रश्नों में हम लोग या आप लोग के कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और वीडियो को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को परमानेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। बहुत बहुत धन्यवाद।